in olden days, when modern currency was not in vogue, at that time also people had to sell and buy each other's commodities. पुराने समय में, पुराने दिनों में जब मनी नहीं था, हमारे पास करेंसी नहीं थी, तभी भी चीज़ों को ख़रीदा और बेचा जाता था। उस समय लोग क्या करते थे, अपने अपने कमोडिटीज़ को, अपने अपने सामान को एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। दिस वॉज कॉल्ड एज द बार्टर सिस्टम। और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, बार्टर सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ शू मेकर वॉन्टेड to buy rice, he has to find a farmer who wants to buy his shoes in exchange for rice. अगर किसी किसान को अपने चावल बेचकर क्या खरीदने हैं, शूज़ खरीदने हैं, तो उस किसान को क्या करना पड़ता था, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिसको चावलों की ज़रूरत हो और उसके पास शूज़ हो उसके बदले में देने के लिए। So that is, both parties have to argue to sell and buy each other's commodities. तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों को सामान के अदला बदली पर एग्री होना पड़ता था कि भाई मान लीजिए मैं चावल दे रही हूँ और सामने वाले के पास शूज़ तो हैं लेकिन उसको चावल नहीं चाहिए, या मेरे को शूज़ चाहिए और किसी के पास शूज़ नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों को एग्री होना पड़ता था सेम एक्सचेंज पर, सेम अदला बदली पर। दिस इज़ नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। और इसको, ऐसी सिस्टम को क्या कहा जाता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब दोनों को उन दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता हो। एक व्यक्ति को चावल चाहिए हो और दूसरे को जूते चाहिए हो, और दोनों के पास वो चीज़ें अवेलेबल हो, तब जाकर ऐसी खरीद और बेक होती थी। इन अ बार्टर सिस्टम वर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम में जो सामान था वो सामान के बदले बदला जाता था, उसमें मनी की ज़रूरत नहीं होती थी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड इज़ एन एसेंशियल फीचर। लेकिन इसमें डबल कोइंसिडेंस जो है, दोनों ही लोगों को आपस में राज़ी होना पड़ता था आपस की एक दूसरे की चीज़ों को बेचने के लिए। कई बार नहीं होता था तो चीज़ों को ख़रीदना बेचना मुश्किल हो जाता था। द बार्टर सिस्टम प्रूव टू बी वेरी inconvenient and the need for some form of payment in exchange for one's good become a necessity. बार्टर सिस्टम जो था ये चल तो रहा था, लेकिन ये बहुत ही इनकन्वीनियंट था, बहुत ही असुविधाजनक था। क्योंकि अगर आपको कुछ सामान चाहिए, चलिए गेहूं के बदले में चावल ले लिया, कपड़े ले लिया आपने, लेकिन अगर आपको कोई महंगी चीज़ लेनी है तो आपको क्या करना होता था, बहुत सारा गेहूं, बहुत सारा चावल, बहुत सारी चीज़ों को मार्केट तक ले जाना पड़ता था बोरों में भर भर के। फिर उसके बदले में आप ऐसा ग्राहक ढूंढेंगे जो आप जो चीज़ खरीदना चाह रहे हो वो दे दे और उसके बदले में आपका अनाज ले ले। तो चीज़ों को लाना ले जाना बहुत ही इनकन्वीनियंट हुआ करता था। एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट इन मनी। और जब मनी आया, पैसा आया, तो उसमें आपके पास पैसा होना चाहिए, सामने वाले को कोई डिमांड नहीं है। उसको, अगर आपको शूज़ चाहिए तो आप किसी भी शॉप से जाकर तुरंत शूज़ खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको चावल बेचना पड़ेगा, या उसको चावल चाहिए होगा तो ही वो आपको शूज़ देगा। तो इस तरह की सारी बाउंडेशन ख़त्म हो गई मनी के आने के बाद में। प्लस मनी को आप आसानी से कैरी कर कर कितनी भी महंगी से महंगी चीज़ थोड़े से पैसों में आप अपने पास ले जा सकते हो जितनी आपको ज़रूरत है। तो जो बोरों में भरकर सामान ले जाना पड़ता था, उस सब की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लगी जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। So everyone preferred to receive payment in money in some form or the other and then exchange the money for things that they want. मनी से आप अपना सामान बेच दो, आप पैसा रख लो, जब आपको जो सामान खरीदना हो फिर आप उससे खरीद सकते हैं, जैसा कि आज के समय में चलता है। For example, today's shoe manufacturer will now first exchange shoes that he has produced for money and then exchange the money for rice or any other product he want. अभी आप क्या करते हो, एक शूज़ की दुकान पर जाते हो, उससे शूज़ खरीदते थे, उसको पैसे दे देते हो। अब उस दुकानदार को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, चावल हो या सामान हो, तो वो क्या करता है, उस पैसे से जाके उसको खरीद लेता है। तो जो बार्टर सिस्टम की जो बाउंडेशन थी डबल कोइंसिडेंस की, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई।
exchange the money for rice or any other product he want instead of going in search of a trader who want to sell what he want to buy। अब ऐसा नहीं है कि पहले की तरह उसे लोगों को ढूंढना पड़े कि भाई आप मेरा सामान खरीद लो, मैं आपका खरीद लूँ, तो ऐसी दोनों की ज़रूरत वाले इंसान की ज़रूरत नहीं है। एज मनी एक्ट एज इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और जो मुद्रा है, जो मनी है, वो क्या करती है, इंटरमीडिएट प्रोसेस का काम करती है कि मनी आप ले लो और उससे अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मनी कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, तो आपको ये इतना आंसर पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। जो आधुनिक जो रूप है पैसे का, वो क्या है। एज द नीड फॉर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकेम नेसेसिटी, डिफरेंट मटीरियल वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Initially, Indian used grains and cattle as money. Before the introduction of coins, many different objects were used as money. Therefore came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the recent time. जैसा जो पैसा है बहुत ही ज़रूरी है किसी भी चीज़ के एक्सचेंज के माध्यम में। और शुरुआती समय पर भारत में क्या करते थे लोग, ग्रेन्स को यूज़ करते थे, अपने अनाजों के बदले में सामान खरीदते थे, या जो उनके कैटल्स थे, जो उनके पाले हुए पशु हुआ करते थे, उनके बदले में भी सामान को खरीदा और बेचा जाता था। ये कब की बात है, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, जब तक कि सिक्कों का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, सामान के बदले में क्या यूज़ होने लगे, कॉइन्स यूज़ होने लगे। और कॉइन्स भी कैसे थे, डिफरेंट मेटल्स के कॉइन यूज़ हुए, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के। तो इस तरीके से धीरे धीरे मनी में चेंज आता रहा। As time lapsed, trade increased and a global market was created। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके बाद जो ट्रेड था, जो व्यापार था, पहले लोग आपस में गांव में एक्सचेंज कर लेते थे, फिर 4-5 गांव मिलकर एक छोटा सा मंडी लगाते थे, उसमें चीज़ें बदल लेते थे। तो धीरे धीरे जो व्यापार था वो बड़ा होने लगा, गांव से निकलकर शहरों तक, शहरों से महानगरों तक, फिर देश और विदेश में भी व्यापार आपस में होने लगा। तो जो ट्रेड है वो धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट बन गया। विद द ग्लोबल मार्केट केम द नीड फॉर अ मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब ग्लोबल मार्केट हो गया, जब हम देश विदेश में सामान खरीदने और बेचने लगे, तो अब हमें कैसा करेंसी चाहिए थी जो कन्वीनियंट हो। ऐसा ना हो कि हमारे देश में रुपया चलता है, दूसरे देश में रुपया ना चले तो वो एक्सेप्ट ना करे, या अमेरिका में डॉलर चलता है तो हम उसे एक्सेप्ट ना करें। तो अब हमें एक ऐसी करेंसी चाहिए थी जो कि हम व्यापार करें और पूरा वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट करे। So thus were born the modern form of money, paper, note, currency and coins. Modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper, and in present time they are used even more than grains and cattle in everyday life. और धीरे धीरे फिर इस बात पर ध्यान दिया गया, मॉडर्न फॉर्म्स आने लगे मनी के, पेपर नोट्स, क्योंकि सिक्कों में भी वजन बहुत होता था। तो अगर आप व्यापार करने एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो तो कितने सिक्के लेके जाओगे, तो उसको लाइटन करने के लिए पेपर नोट शुरू किए गए। पेपर नोट वजन में बहुत हल्के होते थे। साथ ही जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनको हटा दिया गया, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो ये टाइम के साथ इन सब चीज़ों में चेंज होने लगा। और हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सचेंज का यूज़ करते हैं। द मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज़ ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। साथ ही किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे उत्तर से व्यक्ति दक्षिण में सामान खरीदने जाए या दक्षिण से उत्तर में आए या कहीं पर भी जाए, तो अब उसको कोई ये नहीं कह सकता कि हम इसके बदले में सामान नहीं देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो नोट बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में कोई नोट चल रहे हैं, किसी स्टेट में कोई नोट चल रहे हैं। पूरे देश में क्या है, एक जैसी करेंसी बनाई जाती है और उस करेंसी को पूरा देश एक्सेप्ट करता है, वो ऑथराइज्ड होती है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स। भारत में जो करेंसी है उसको कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पर।
एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। जो भारतीय नियम कानून बनाए गए हैं, इंडियन लॉ है, उसके अनुसार कोई भी अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करेंसी नहीं बना सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी प्रिंटिंग मशीन लगाए और नोट छापना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं है। So no individual in Indian legally refuse a payment made in rupee, hence the rupee is widely accepted as a medium of exchange। साथ ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी जो भारतीय नोट हैं उनको लेने के लिए मना नहीं कर सकता, उनको उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं आपके नोट नहीं लूँगा, आप मुझे सोना दो, आप मुझे चांदी दो, नहीं। जितनी वैल्यू की चीज़ है उतने वैल्यू के उसे इंडियन रुपये एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि कौन सा नोट कितने रुपए की वैल्यू रखता है। करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इन डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट करेंसी आर यूज, फ्यू एग्जाम्पल ऑफ विच आर गिवन बिलो। हर देश में अलग अलग जो देश हैं उनमें अलग अलग करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, आप सब बच्चों ये जानते हो। तो यूएसए में डॉलर है, ब्रिटेन में पाउंड होते हैं, कनाडा में कैनेडियन डॉलर चलते हैं, सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर चलते हैं, चाइना में चाइनेन योन चलते हैं, जापान में जापानीज़ येन है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और श्रीलंका में श्रीलंकन रुपी चलते हैं। और इनकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, वो किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट की जो स्थिति है, जो डेवलपमेंट है, उसको देखकर इनकी डिसाइड होती है कि डॉलर कितने रुपीज़ है। आप देखते हैं कि रुपीज़ बहुत गिर गया है, डॉलर बढ़ गया है, तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। अब हम इस चैप्टर को बच्चों, इसमें एक चीज़ मैं आपको और समझा देती हूँ, उसके बाद ये वीडियो एंड करते हैं। डिपॉजिट विद बैंक्स। अब हम क्या करते हैं, जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना पैसा हम अपने पास रखते हैं, उसके बाद जो हमारा सरप्लस अमाउंट है या जो हमारी बचत होती है हम उसको क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। सो समटाइम्स पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। कई बार लोगों को सिर्फ थोड़े से पैसों की ज़रूरत होती है अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो बाकी लोग क्या करते हैं, सो पीपल डिपॉजिट द एक्स्ट्रा मनी विद बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। तो अपना जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो बचत है उनकी, उसको क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। और बैंक में पैसा कैसे जमा करते हैं, बैंक में अपने नाम का एक अकाउंट खोलकर। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। साथ ही बैंक क्या करती है, उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। जब हम जमा करने जाते हैं तो बैंक उस पर हमारे पैसे को संभाल के रखती है, प्लस उस पर हमें ब्याज भी देती है, इंटरेस्ट भी देती है। सो इन दिस वे पीपल्स मनी रिमेन्स सेफ विद द बैंक्स एंड इट ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट। इससे क्या होता है, लोगों का पैसा सुरक्षित रहता है, साथ ही उन पर उनको इंटरेस्ट भी मिलता है। पीपल ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। साथ ही लोगों के पास ये ऑप्शन होता है कि जब उनको ज़रूरत हो वो अपने बैंक अकाउंट से अपने पैसे को विदड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। जब हम क्या करते हैं, बैंक में अपने अकाउंट्स में से पैसा निकालते हैं, उसको विदड्रॉ करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, सो इसको बच्चों आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं या डीडी हम किसे कहते हैं। अब आपका है आपका चेक्स। चेक आप सबको पता है, आपको चेक बुक मिलती है जब आप अपने बैंक में अकाउंट खोलते हैं, और अपने अकाउंट की लिमिट में जितना भी पैसा आप चाहो उस चेक से आप निकाल सकते हो। So bank also offer their customer the facility of issuing check. A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been made. साथ ही चेक क्या है, एक पेपर की हमें बुक मिलती है जिसे हम चेक बुक कहते हैं। उस पर क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट से कितना पैसा किस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या आप सेल्फ का चेक दे रहे हैं कि हमने इस व्यक्ति को इतना पैसा देना है, तो बैंक को वो पूरे क्लियर इंस्ट्रक्शन होते हैं, उस चेक पर आप भर कर देते हो, और वो व्यक्ति जब बैंक चेक को बैंक में जमा करता है तो बैंक उसको वेरीफाई करती है और उसको पैसा दे देती है। The recipient of the check can deposit it in his own account in his bank.
द मनी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट इन अ फ्यू डेज। जब बैंक वेरीफाई कर लेती है तो कुछ ही 2-3 दिन के अंदर पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। द ट्रांजेक्शन इज़ डन विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश। और ये जो ट्रांजेक्शन होता है ये सिर्फ जो रसीद हम देते हैं, जो चेक हम देते हैं उससे हो जाता है। इससे हमें कुछ भी जमा या निकालना नहीं करना पड़ता। जितना पैसा आपके अकाउंट में है उसमें से आप उसको चेक दे सकते हो। So this is a safe mode of transferring money, avoiding the possibility of any theft or discrepancy। और ये एक सुरक्षित तरीका है पैसे देने का या पैसे लेने का, क्योंकि अगर आप पैसे लेकर घर से बाहर जाओगे किसी को देने, वो आपसे लेकर जाएगा, तो इसमें आपके साथ धोखा होने के या कुछ भी होने के चांसेस हैं। लेकिन अब जब आप चेक देते हो तो अगर कोई वो चेक ले भी लेगा तो वो चेक किस अकाउंट में जाएगा, जिसकी आपने डिटेल उस चेक में भरी हुई है। तो इसीलिए ये एक सुरक्षित तरीका है पैसे ट्रांसफ़र करने का। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ये चैप्टर कंटिन्यू कराऊंगी।